हेलो बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, भारत में समाज, संरचना एवं परिवर्तन। पिछली क्लास में हमने क्षेत्रीय परिदृश्य के बारे में पढ़ा था। बच्चों, आपको मैंने बताया था कि क्षेत्रीय परिदृश्य का अर्थ क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है ना। तो मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रीय परिदृश्य किसे कहते हैं कि भारतीय समाज का उसी यथार्थ रूप में अध्ययन करना जैसा कि वो है उसका उसी यथार्थ रूप में फील्ड में जाकर के व्यवस्थित क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करना क्षेत्रीय परिदृश्य कहलाता है। एक क्षेत्र विशेष, स्थान विशेष या किसी भौगोलिक प्रदेश को चुन करके वहाँ की सामाजिक संरचना के विभिन्न पक्षों का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करना ही क्षेत्रीय परिदृश्य कहलाता है। और ऐसे अध्ययनों के आधार पर वहाँ के समाज का प्रामाणिक और विश्वसनीय रूप या चित्र प्रस्तुत करना ही क्षेत्रीय दृष्टिकोण या क्षेत्रीय परिदृश्य कहलाता है। क्या कहलाता है क्षेत्रीय परिदृश्य? एक विशेष क्षेत्र या स्थान विशेष या किसी भौगोलिक प्रदेश को चुन करके वहाँ की समाज संरचना या सामाजिक संरचना के विभिन्न पक्षों का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करना और ऐसे अध्ययनों के आधार पर वहाँ के समाजों का प्रामाणिक और विश्वसनीय स्वरूप या चित्र प्रस्तुत करना ही क्षेत्रीय परिदृश्य कहते हैं या कहलाता है। किसी भी क्षेत्र के समाज विशेष में जीवन के किसी भी एक पक्ष का वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन करके उसके संबंध में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराना क्षेत्रीय कार्य दृष्टि या क्षेत्रीय परिदृश्य है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस दृष्टि से के.एम. कपाड़िया ने, एस.सी. दुबे ने अध्ययन किया है ना। तो के.एम. कपाड़िया ने भारतीय समाज के विवाह और परिवार रूपी संस्थाओं के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के लिए इस प्रकार का अध्ययन किया था, है ना। तो क्षेत्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करने के लिए किसी भी क्षेत्र को चुन करके और उस समग्र में से कुछ इकाइयों को चुना जाता है और उन इकाइयों का साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली विधि के द्वारा अध्ययन किया जाता है। इसको वैज्ञानिक विधि कहते हैं, है ना। और ऐसा अध्ययन करके ऐसे अध्ययनों के आधार पर ही जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वही क्षेत्रीय परिदृश्य को व्यक्त करते हैं। ऐसे अध्ययनों से भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तनों और उन परिवर्तनों के आधार पर समाज के वर्तमान स्वरूप को समझने में मदद मिलती है ना। तो आपको पता लगा बच्चों कि क्षेत्रीय परिदृश्य क्या है। लेकिन भारतीय समाज का अध्ययन क्षेत्रीय परिदृश्य के द्वारा, क्षेत्रीय दृष्टिकोण के द्वारा करने से पहले हमें भारत के निवासियों, उनकी समाज व्यवस्था, सभ्यता और संस्कृति की विभिन्नता एवं एकता को जानने से पहले, है ना, या भारतीय समाज का अध्ययन करने से पहले उनकी भौगोलिक पृष्ठभूमि को भी जानना आवश्यक है। क्योंकि किसी भी समाज का अध्ययन करने के लिए वहाँ उस क्षेत्र की, जिस क्षेत्र में वो समाज निवास कर रहा है, उस क्षेत्र की भौगोलिक पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक होता है। क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियाँ भी मानव के धर्म, दर्शन, कला, सभ्यता, संस्कृति और संस्थाओं आदि सभी पक्षों को प्रभावित
करती है। भौगोलिक सीमाओं में भारत की समाज व्यवस्था और लोगों को विश्व के अन्य समाजों से भिन्न बनाया है। भौगोलिक सीमाओं ने, भारत की जो भौगोलिक सीमाएं हैं, उन्होंने यहाँ की समाज व्यवस्था और लोगों को विश्व के अन्य समाजों से भिन्न बनाया है। भौगोलिक दृष्टि से भारत के 5 प्राकृतिक भाग हैं, है ना, जैसे कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, गंगा सिंधु का मैदान, दक्षिण का पठार, राजस्थान का मरुस्थल और समुद्र तटीय मैदान। तो आइए बच्चों, आज हम भारत का भौगोलिक परिदृश्य का अध्ययन करेंगे, है ना, कि भारत का कितने भौगोलिक भागों में भाग है। भौगोलिक दृष्टि से भारत के कितने प्राकृतिक भाग हैं। 5 प्राकृतिक भाग हैं जो कि मैंने आपको बताया। पहला है उत्तर पर्वतीय प्रदेश। उत्तर में कश्मीर से नेपा तक 1600 मील लंबी एवं 150 से 200 मील चौड़ी हिमालय पर्वतमालाएं फैली हुई है। इसमें अनेक दर्रे, ऊंची चोटियां और घाटियां हैं। विश्व का सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट यहीं पर स्थित है ना। इस क्षेत्र में अनेक धार्मिक, दार्शनिक, प्राकृतिक एवं स्वास्थ्यवर्धक स्थान हैं, जहाँ हर वर्ष हजारों की तादाद में पर्यटक एवं तीर्थयात्री जाते हैं। बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ऋषिकेश है, ये सभी यहाँ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं। इस क्षेत्र को भगवान शिव की तपोभूमि भी माना जाता है। भारत के इस भौगोलिक क्षेत्र में हिंदुओं के अतिरिक्त नागा, अका, गारो, मिकिर, अबोट आदि अनेक जनजातियां भी निवास करती है। इस क्षेत्र में स्थित दर्रों के द्वारा भारत का विदेशों से संपर्क एवं व्यापार भी होता रहा है। इस क्षेत्र को भारत के प्रवेश द्वार, ये भारत के प्रवेश द्वार माने जाते हैं। फिर दूसरा भौगोलिक भाग है भारत का गंगा सिंधु का मैदान। हिमालय से लेकर के दक्षिण पठार के बीच का मैदानी भाग उत्तर का बड़ा मैदान कहलाता है, जो कि गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों के कारण बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है ना। देश की लगभग 40% जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है और यहाँ का जनघनत्व भी बहुत ऊंचा है। ये क्षेत्र भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का उद्भव स्थल एवं बाह्य संस्कृतियों का संगम स्थल रहा है। हरिद्वार, प्रयाग और वाराणसी जैसे पवित्र तीर्थ स्थल यहाँ पर स्थित है। राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर है नेक्स्ट दक्षिण का पठार। भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीप है, जो एक पठारी प्रदेश है। यहाँ तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। उत्तर के बड़े मैदान में सिंधु एवं सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियों द्वारा यह भाग अलग हो जाता है। इसका आकार एक त्रिभुज के जैसा है। यह भाग देश का बहुत ही प्राचीनतम भाग है और अनेक प्रकार की बहुमूल्य धातुओं से भी परिपूर्ण है। इस क्षेत्र में जंगल भी हैं, घने जंगल भी है और यहाँ भारत की ही नहीं,
विश्व की प्राचीनतम जनजातियाँ निवास करती है, जैसे कि इरुला, कदार, चेंचू, माला, पांत्रम आदि जनजातियाँ इस क्षेत्र में निवास करती है। बहुपति विवाही टोडा एवं कोटा तथा मातसत्तात्मक नायर परिवार भी इसी या नायर जनजातियाँ भी इसी क्षेत्र में निवास करते हैं। भारत के मूल निवासी द्रविड़ का मुख्य निवास यही कहलाता है, इसलिए यहाँ पर द्रविड़ संस्कृति की प्रधानता पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है राजस्थान का मरुस्थल। गंगा की घाटी के पश्चिम की ओर एक शुष्क रेतीला भाग है जो थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। रेगिस्तान के कारण ही सिंध से उत्तर की ओर विदेशियों के आक्रमण विफल होते रहते हैं। सोमनाथ से वापस आते समय मोहम्मद गजनबी की विजय वाहिनी इसी मरुभूमि में लगभग लुप्त हो गई थी। धरातल में पानी के अभाव और वर्षा की कमी के कारण यह क्षेत्र बहुत कम उपजाऊ है। यहाँ पर यह क्षेत्र रणबांकुरे राजपूत राजाओं के द्वारा शासित रहा है और अपनी आन बान शान और बलिदान के लिए जग प्रसिद्ध है। यहाँ की जौहर एवं सती प्रथा इतिहास में एक अनूठा उदाहरण पेश करती है। राजस्थान के निवासियों की संस्कृति, प्रथाएं, वेशभूषा एवं खानपान देश के अन्य भागों से भिन्न है और यहाँ की जलवायु में भी बहुत अधिक विषमता पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है समुद्र तटीय मैदान। दक्षिण पठारी प्रदेश के पूर्व और पश्चिम में समुद्र तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम के समुद्र तटीय भाग को कोंकण तथा मालाबार कहते हैं। यह भाग पूर्वी तट की अपेक्षा कम चौड़ा है। इसकी औसतन चौड़ाई 65 किलोमीटर है। पूर्वी मैदानी भाग को तमिलनाडु तथा आंध्र उड़ीसा तट भी कहते हैं। पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्र तटीय प्रदेशों में भारत के प्रसिद्ध बंदरगाह जैसे कि मुंबई है, सूरत है, सोपरा, कालीकट, कोचीन, गोवा, चेन्नई, विशाखापट्टनम आदि बंदरगाह स्थित है। इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि भारत की भौगोलिक रचना बहुत ही विविधता लिए हुए है। प्रत्येक भौगोलिक खंड की अपनी एक अलग भाषा है, अपनी एक अलग संस्कृति है, वेशभूषा है, कृषि और व्यापार आदि से संबंधित अपनी अलग विशेषताएं हैं। भौगोलिक क्षेत्र ने यहाँ के निवासियों के जीवन और संस्कृति को बहुत अधिक प्रभावित किया है और उसे विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया है। तो इस प्रकार से भारतीय समाज को यदि हमें समझना है, भारत के निवासियों, उनकी समाज व्यवस्था, सभ्यता, संस्कृति, विभिन्नता एवं एकता को यदि हमें जानना है, उसका क्षेत्रीय परिदृश्य से अध्ययन करना है, तो भारत की इस भौगोलिक परिदृश्य का भी अध्ययन करना आवश्यक है। आज इतना ही। अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।